हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, अभी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी का पेपर 2026 का। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि ये 2026 का हिंदी का पेपर है, क्लास 9th का महाराष्ट्र बोर्ड। समझ गए ना? क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी का पेपर है ये 80 मार्क्स का, जो अभी आपकी फाइनल एग्जाम का फाइनल टर्म का पेपर है। तो चलो यहाँ पे मैं फुल पेपर आपको कैसे लिखना है, क्या क्या ट्रिक्स यूज करना है और पूरा पेपर का पैटर्न यहाँ पे सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो और 10th के भी लेक्चर बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, तो जिन बच्चों को अबव 95 जाना है वो बच्चे अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि बेसिक से सब कुछ वहाँ पे मैं सिखाने वाली हूँ आपको 10th का। तो चलो शुरू करते हैं अभी फिर बिना टाइम वेस्ट के। देखो यहाँ पे हिंदी के पेपर में सबसे पहले आपको यहाँ पे गद्य विभाग जो होता है वो 20 अंक के लिए होता है। तो गद्य विभाग 20 अंक के लिए यहाँ पे होता है। इसमें आपको देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो होता है, इसमें निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये संजाल पूर्ण कीजिए बोला गया है, मतलब कि वेब कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे गद्य में आए परिग्रह वस्तुएं, तो वस्तुएं जो है आपको मैंने बताई है एक ट्रिक के, जब भी ऐसा वेब आता है तो वेब का आंसर हमेशा कॉमा वाले वर्ड्स होता है। तो पैराग्राफ में देखो यहाँ पे कहाँ पे मिलता है, गद्य में आए परिग्रह वस्तुएं, तो लड़की की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा है। तो देखो यहाँ पे कॉमा वाले शब्द दिख रहे हैं, तो यही सब परिग्रह वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे वो फिर लिखना है आपको। चलो अब ये देखो ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ के सारी एक्टिविटीज आपको यहाँ पे करना है। तो ये देख सकते हो आप पैराग्राफ, देखो यहाँ पे ये इतना पैराग्राफ यहाँ पे है। ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखो अब इसमें क्या बोला गया है, गद्यांश में आए वस्त्रों के नाम। तो अब यहाँ पे इसके आगे वस्त्र ऐसा शब्द कहाँ पे देखता है, पैराग्राफ में हम देखेंगे और फिर वैसे ही फिर उसकी जो है यहाँ पे देखो, बंडी को टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया है, इस कारण शरीर पर भी धोती हो ओढ़ लेता हूँ। तो ये सब जो वस्त्र मतलब कपड़े ना, तो ये सब आएगा, बंडी, कोट, टोपी, ये सब वस्त्र आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वैसे। ठीक है, ये एक पेज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 2। तो देखो पेज नंबर 2 पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युगम ढूंढ कर लिखे। शब्द युगम आपको लिखना है, यहाँ पे जोड़ी लिखनी है शब्द युगम की। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे कृति पूर्ण कीजिए, वचन परिवर्तन, शब्द और लिंग परिवर्तन। यहाँ पे वचन परिवर्तन करना है, मतलब कि एक वचन होगा तो अनेक वचन, अनेक वचन होगा तो एक वचन, और लिंग परिवर्तन करना है। यहाँ पे पुत्र का जैसे पुत्री, मतलब कि पुरुष होगा तो उसको स्त्री रूप में कन्वर्ट करना है, मतलब, और स्त्री रूप में होगा तो उसको पुरुष में से कन्वर्ट करना है। यहाँ पे उसको लिंग परिवर्तन बोलते हैं। फिर उसके बाद देखो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, जीवन में सत्य बहुत लाभदायक होता है, इसके बारे में अपने विचार लिखे। अपने विचार लिखने वाला जो प्रश्न होता है, मतलब कि 100 मत का प्रश्न 2 मार्क्स के लिए है। देखो यहाँ पे, तो ये प्रश्न आप बिल्कुल भी मत छोड़ो, इसमें कुछ भी आता हो लिखो, क्योंकि आपको मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे मार्क्स आपके कटते नहीं है, आप इससे रिलेटेड कुछ भी अपने दिल से लिखोगे तो मार्क्स मिलते हैं। और अब कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि बच्चों को, कुछ बच्चे हिंदी में भी मतलब आता नहीं है, ऐसा बोलते हैं हिंदी आता नहीं है हमको, तो वो बच्चे क्या करो, पैराग्राफ में से भी उठा के लिख लो, आप मार्क्स मिलेंगे, लेकिन खाली मत छोड़ो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आप प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। अब ये पद्यांश 8 मार्क्स के लिए, वो 8 मार्क्स के लिए हुआ, ये 8 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे देखो संजाल पूर्ण करना है। अब आपको यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे गाड़ी इन शहरों से होकर नागौर पहुंची। तो यहाँ पे गाड़ी किन शहरों से होकर नागौर पहुंचे, उसके नाम यहाँ पे लिखने हैं। कॉमा वाले शब्द देखो कहाँ पे हैं, शहरों के नाम, और वो यहाँ पे लिखना है। फिर देखो ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। पैराग्राफ में आपको यहाँ पे बताती हूँ, देखो देखो इतना पैराग्राफ है, इतना ही पढ़कर आपको कृति पूर्ण करना है। फिर उसके बाद ये दूसरा उसी का है, उम्मेद भवन की विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या क्या है उम्मेद भवन की, तो यहाँ पे देखो उम्मेद भवन शब्द दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ये विशेषताएं इसकी यहाँ पे होंगी। तो देखो यहाँ पे कमल छीतर भवन भी कहते हैं इसको, निर्माण में यहाँ पे 20 वर्ष का समय लगा। यह भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जों के सज्जित है। इनमें यहाँ पे ऐश्वर्य, विलास और
आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध हैं। तो उसकी विशेषताएं यहाँ पे आपको लिखना है। तो क्या क्या उसमें विशेषताएं हैं। फिर उसके बाद देखो ये मतलब कि यहाँ पे दिया गया ना, इसमें ऐश्वर्य विलास वगैरह वो सब मतलब विशेषता उसके इसमें से कुछ फिर यहाँ से आपको उठा के लिखनी है विशेषताएं। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट गद्यांश से ढूंढकर लिखिए अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द अब यहाँ पे अंग्रेजी शब्द मतलब कि ऐसा आपको मतलब कि हिंदी में यहाँ पे शब्द होगा लेकिन अंग्रेजी टाइप में होगा, तो उसको आपको इसमें से ढूंढकर लिखना है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, कुछ है कि यहाँ पे तो देखो यहाँ पे हम ढूंढते हैं इंग्लिश वर्ड। आप समझ गए होंगे ना किसको बोलते हैं, तो वैसे वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड है यहाँ पे ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा ये हिंदी में भी यूज़ होता है और मतलब कि इंग्लिश में भी यूज़ होता है। तो वैसे आपको यहाँ पे 2 शब्द ढूंढकर लिखना है। तो ये 2 पेज हमारे कंप्लीट हो गए। 3rd पेज पे चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों पेज नंबर 3 पे आ गए हम। निम्नलिखित अर्थ के शब्द यहाँ पे मतलब कि सेम उसके जैसा मीनिंग हो ऐसे शब्द यहाँ पे ढूंढ के आपको लिखना है। फिर चौथा क्वेश्चन जो है पर्यटन से आनंद मिलता है, इस पर अपने विचार लिखे। मतलब कि टूर पे जो जाते हैं ना उससे आनंद मिलता है, इस पर अपने विचार लिखने हैं। ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैराग्राफ है। तो ये पैराग्राफ से आपको आंसर्स फिर ढूंढना है। तो चलो उसका हम नीचे देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बाबा का कीर्तन, तो यहाँ नहीं करते यहाँ करते थे। तो कहाँ नहीं करते वो 2 आपको जगह लिखना है, यहाँ करते थे कहाँ करते थे वो 2 जगह यहाँ पे ढूंढकर लिखना है आपको। उसके बाद देखो स्वच्छता आरोग्य के लिए लाभदायक है, इस विषय पर अपने विचार 20 से 25 शब्दों में लिखे। स्वच्छता पर लिखना है आपको 2 मार्क्स के लिए। और देखो 2 मार्क्स के लिए है ना तो 4 लाइन लिखना कंपलसरी है। फिर उसके बाद तभी आपको 2 में के 2 मार्क्स मिलेंगे। 4 लाइन से कम लिखेंगे तो कम मार्क्स मिलेंगे फिर आपको। फिर उसके बाद देखो ये मतलब कि गद्य का विभाग खत्म हो गया यहाँ पे। अब पद्य का विभाग स्टार्ट होता है 12 मार्क्स के लिए, मतलब कि 20 मार्क्स के लिए 3 पैराग्राफ होते हैं। फिर उसके बाद पद्य का विभाग जो होता है ये भी 12 मार्क्स के लिए होता है। यहाँ पे आपको कविता दी जाती है 12 मार्क्स के लिए। दो कविता होते हैं, 6 मार्क की एक कविता होती है। तो ये कविता 6 मार्क्स के लिए, यहाँ पे ये कविता है। ये पेज नंबर 3 हमारा खत्म हो गया। पेज नंबर 4 पे चलेंगे अब। तो यहाँ पे देखो ये पेज नंबर 4 पे हमारी ये जो कविता है ना, तो यहाँ पे है देखो ये कविता आपको दी गई है। फिर एक कविता जो है आपको यहाँ पे इसका बोला गया है प्रश्न 1 संजाल पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे आपको इसमें से ढूंढो आती के आगे यहाँ पे क्या दिया गया है पुनीत वगैरह का, ये क्या है यहाँ पे देख के आपको भरना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट दिया शब्द के 2 भिन्न अर्थ लिखे। मतलब कि दिया शब्द के अलग अलग 2 अर्थ लिखना है। दिया का अर्थ क्या क्या होता है वो आपको 2 अलग अलग लिखना है यहाँ पे। उसके बाद देखो नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए समानार्थी शब्द लिखे। समानार्थी शब्द मतलब मालूम होंगे ना आपको, सवेरा, सवेरा मतलब कि सुबह, ऐसे भी आप लिख सकते हो लेकिन कविता की ढूंढ कर लिखो। फिर हवा, हवा के लिए देखो वहाँ पे कविता में क्या बोला गया है तो वो आपको ढूंढ के लिखना है। फिर उसके बाद देखो पद्यांश की प्रथम 8 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। अब आपको सरल अर्थ लिखने के लिए क्या करना है, आपको आपकी पुस्तक में हिंदी की पुस्तक में जो कविताएं हैं कविताओं के ऊपर एक बॉक्स दिया जाता है जो जिसमें कविता के बारे में शॉर्टकट में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो वो बॉक्स आपको पढ़ना है, क्योंकि वो बॉक्स आप पढ़ोगे ना तो आपको पूरी कविता जो है वो समझ में आ जाएगी। फिर आप जो है अच्छे से कोई भी कविता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो उस तरीके से आपको 10th में भी वैसे ही करना है। तो अभी मैं यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ। तो कविता के ऊपर का जो एक इन्फॉर्मेशन वाला बॉक्स होता है ना उसमें उसका शॉर्टकट में समरी दी जाती है, वो पढ़ के लो तो आपको कोई भी कविता आई तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो। फिर पद्यांश की प्रथम 8 पंक्तियों का सरल अर्थ भी इस कविता में, वहाँ पे इस कविता का देखो उस बॉक्स में वहाँ पे क्या दिया गया है आपकी पुस्तक में, वही आप इस यहाँ पे लिखोगे तो मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ में देखो निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। ये 6 मार्क्स के लिए तो कविता कंप्लीट हो गई। न्यू कविता यहाँ पे है। तो ये पेज नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 5 पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये कविता है यहाँ पे, तो ये देखो ये कविता एक दी गई है। फिर इस पे यहाँ पे कृति दी गई है। यहाँ पे देखो कृति, जल नहाने वाले से यह पूछता नहीं। तो क्या पूछता नहीं वो आपको लिखना है।
दोस्त है या दुश्मन, यहाँ पे देखो मैं नहीं पूछता, प्यास, ये प्यास बुझाने से पहले, ये जल नहाने वाले से, तो वो क्या है आप कविता में देखें यहाँ पे उसके दो कारण, मतलब कि किसको नहीं पूछता वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिंधु नदी के जल की विशेषताएं, तो यहाँ पे इसकी विशेषताएं क्या क्या है, मतलब विशेषता मतलब उसके गुणधर्म जिसको बोलते हैं, विशेषता क्या क्या है उसकी, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये पेज नंबर 5 कंप्लीट हो। आप 6 पे चलते हैं। अब बच्चों हम पेज नंबर 6 पे आ चुके हैं। तो 6 पे देखो यहाँ पे वही कविता का आगे का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2। तो पद्यांश में आए विरुद्ध अर्थ की जोड़ी ढूंढकर लिखिए। तो खुद ही आपको विरुद्धार्थी 2 शब्द लिखने हैं। फिर उसके बाद पद्यांश की अंतिम 6 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्द में लिखिए। तो मैंने बताया आपको कविता का कैसे करना है। तो आपकी पुस्तक में जो भी कविता दी गई है उसको पढ़ना है। अभी ये पठित होगी तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अपठित होगी तो आपकी पुस्तक में तो नहीं होगा, इसीलिए आपको यहाँ से ही इसी पोयम में से जो लास्ट का पढ़ो वो कविता इजी होती है, अपठित जो होती है ना वो इजी होती है। तो लास्ट के 5-6 लाइन पढ़ो, देखो आपको जो समझता है ना वो पढ़ने पर वो लिखो, क्योंकि यहाँ पे आपका मत लिखना है, इसलिए आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। जो भी आपको समझे पढ़ने के बाद वो यहाँ पे लिखो। उसके बाद पूरक पठन 8 अंक के लिए है। तो यहाँ पे ये पूरक पठन 8 अंक के लिए है ना। तो यहाँ पे देखो क्या क्या करना है आपको, ये पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बोला गया यहाँ पे, इस पे प्रश्न क्रमांक 1 संजाल पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे ये आपको ये पैराग्राफ से ढूंढ कर ही लिखना है। कॉमा वाले वर्ड्स देखो कहाँ पे है, थोड़ा सा पढ़ो फिर आंसर लिखो। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, श्रम करने से सब मिलता है, इसके बारे में आपने विचार लिखिए। तो यहाँ पे भी सोमत का प्रश्न है, 2 मार्क्स के लिए 4 लाइन लिख दो। फिर उसके बाद देखो अभी आपको यहाँ पे निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी हुई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। ये तो आपके पुस्तक की ही है ना कविता। तो यहाँ पे देखो ये वाली कविता आपके पुस्तक की ही है। तो यहाँ पे एक कविता आपको पढ़ना है आपकी पुस्तक में। देखो पेज नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 7 पे चलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये उसके कविता में से आपको लिखना है, उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे ये रात्रि के समय तारे इस तरह दिखाई देते हैं, तो ये कविता में ही है, बहुत ईजी है, ये आप पढ़ के आगे का कंप्लीट करो। फिर उसके बाद यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे विचार अपना मत स्पष्ट करना है प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पे व्याकरण विभाग ये 14 अंक के लिए है। तो फिर इसके अंदर देखो यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों के अधोरेखित शब्दों के शब्द भेद पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे देखो शब्द भेद पहचानना है, काल भेद पहचानना होता है, शब्द भेद पहचानना होता है। तो ये शब्द भेद पहचानना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों आपको वाक्य भेद में, यहाँ पे देखो निम्नलिखित वाक्य में यहाँ पे आपको शब्द का भेद पहचानना है। वाक्य का भी भेद पहचानने के लिए बोला जाता है और शब्द का भी। तो यहाँ पे आपको शब्द के नीचे अंडरलाइन, एक शब्द के नीचे अंडरलाइन दिया जाता है, उसका भेद आपको पहचान कर लिखना होता है। तो ये व्याकरण अच्छे से करके जाना शब्द भेद का। फिर उसके बाद निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये क्या कुछ आपको व्याकरण करने की जरूरत नहीं है, क्या ये सिंपल सा है। यहाँ पे और हमेशा ऐसे वर्ड्स यूज करके सेंटेंस बनाना होता है। मतलब कि मैं और मेरा दोस्त घूमने के लिए गए, तो और ऐसा शब्द आना चाहिए सेंटेंस में और उसके नीचे अंडरलाइन करना है। हमेशा जैसे सेंटेंस बनता है ना, मैं हमेशा पढ़ाई करूँगा या करूँगी, ऐसे तो और हमेशा के नीचे अंडरलाइन करना है। इसका कुछ आपको याद करने की मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो तालिका पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे संधि शब्द, संधि विच्छेद और संधि भेद। तो यहाँ पे आपको देखो ये संधि का व्याकरण आप करके जाओ, पहचानने आता है ना संधि का व्याकरण आपको। तो यहाँ पे संधि में 3 मतलब के इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, ये संधि जो है इसका ग्रामर आपको यहाँ पे करना है। इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ना ये संधि का जो ग्रामर होता है उससे डरते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ। देखो यहाँ पे देखते हैं हम, चलो। तो देखो ये संधि का ग्रामर देखो। संधि मतलब कि मेल, 2 शब्दों का मेल होता है इसके अंदर। तो जैसे अब एक एग्जांपल, विद्या प्लस आलय क्या होगा, विद्यालय। तो संधि के अंदर देखो बच्चों 3 ही संधि होती है, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में देखो पुस्तक प्लस आलय, ये पुस्तक अलग शब्द है, आलय अलग शब्द है, तो ये पुस्तकालय बना। तो ऐसी संधि को हम स्वर संधि बोलेंगे। अब देखो व्यंजन संधि को पहचानने की एक ट्रिक बताती हूँ। जब अभी देखो यहाँ दिक् प्लस विजय, सत्य प्लस
आचार। तो ऐसी जो नीचे आपको एक लाइन ऐसी दिखाई देती है ना, तो वैसा कभी भी आया तो समझ जाओ कि व्यंजन संधि है। और विसर्ग संधि में देखो ऐसे जब दो डॉट होते हैं ना, नी प्लस कपट, नी प्लस यहाँ पे रोग, तो ऐसे दो डॉट होंगे तो विसर्ग संधि। समझ गए ना? ऐसी नीचे लाइन होगी तो व्यंजन संधि, दो डॉट होंगे तो विसर्ग संधि, और ऐसे नॉर्मल जैसे कि पुस्तक प्लस आलय, विद्या प्लस आलय ऐसा होगा तो स्वर संधि। तो ऐसा ही आपको यहाँ पे सिंपली पहचानना है संधि के ग्रामर में। तो यहाँ पे विद्यानंद, तो यहाँ पे तो ये आपको देखो सिर्फ यहाँ पे ये संधि विच्छेद, यहाँ पे आपको इसको दो अलग करना है और फिर संधि भेद पहचानना है। और इसमें भी देखो दू और यहाँ पे दो डॉट जन है, तो वो भी आपको यहाँ पे संधि शब्द पूरा लिखना है और यहाँ पे फिर संधि भेद आपको पहचान कर लिखना है। ट्रिक बताइए वैसे करो। फिर उसके बाद देखो निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। अभी देखो संधि का मैंने अभी सिर्फ शॉर्ट में बताया क्योंकि अभी उतना पूरा डिटेल में उसका ग्रामर पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप बोलोगे कि मैम डिटेल ग्रामर की वीडियो चाहिए तो मैं ग्रामर ट्रिक के साथ डिटेल ग्रामर्स की वीडियो बना दूंगी, ठीक है, जिसमें आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य से सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। तो यहाँ पे ये सहायक क्रिया को पहचानना है पहले, और पहचान के फिर उसका जो है वो मूल रूप आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद देखो निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। तो यहाँ पे यानी कि फर्स्ट या फिर सेकेंड जो प्रेरणार्थक रूप होता है उसका वो यहाँ पे आपको लिखना है। प्रथम यहाँ पे प्रेरणार्थक रूप, और यहाँ पे वे ये पहले वाला और ये सेकेंड वाला। तो यहाँ पे जैसे कि उसमें क्या होता है मतलब कि अब खाना, तो खाना इसका पहला मूल रूप क्या होगा, ये पहला रूप क्या होगा, इसके अंदर आपको वो लिखना होता है। फिर उसके बाद ये देखो निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे ये हाथ साफ करना और गले लगाना, तो इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो मैंने ऐसा मतलब कि आप इसमें क्या लिख सकते हो, देखो गले लगाना, मैंने मेरे पिताजी को देखते ही गले लगा लिया। ऐसे हाथ साफ करना मतलब कुछ आप वहाँ पे हाथ साफ करना अपने दिल से लिख लो। उसके बाद देखो मुझे थोड़ा फिर ये भी अच्छा लगता है, इसमें ये वाला भी इजी होता है, अथवा उसको होता है यहाँ पे आपको मुहावरे के नीचे जो है वो अंडरलाइन दिया जाता है, इसके जगह जो सही मुहावरा आता है उसको लिखना होता है। तो यहाँ पे लड़के ने दुकानदार के सामने ही दुकान में चोरी की। तो ये अभी हमने जो पीछे देखा ना, हाथ लगना यहाँ पे सही आएगा या हाथ साफ करना, यहाँ पे हाथ साफ करना है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो हाथ साफ करना, तो हाथ साफ करना जो हमने पीछे सेंटेंस देखा ना हाथ साफ करने का, तो वैसे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये मतलब चोरी की के जगह क्या आने वाला है इसका, लड़के ने दुकानदार के सामने ही दुकान में हाथ साफ किया, ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान के भेद लिखिए। तो यहाँ पे कारक का भेद लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे निम्नलिखित किसी एक वाक्य में जो ग्रामर इसमें यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको दिख रहा है उतना ग्रामर करके जो आपको सफिशियंट है। फिर निम्नलिखित किसी एक वाक्य में यहाँ पे यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो, विराम चिन्ह का प्रयोग करके फिर से वाक्य को आपको लिखना है। उसके बाद 9th क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपको क्या बोला गया, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और सामान्य यहाँ पे वर्तमान काल। तो इसमें भी सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण होता है। डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, फिर मैं बना देती हूँ उस पर। फिर उसके बाद ये वाला देखो 10th, निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद पहचान कर लिखिए। वाक्य का भेद यहाँ पे पहचान के आपको लिखना है। फिर उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्यों के अर्थ आधार पर दी गई सूचना के अनुसार यहाँ पे अनुसार परिवर्तन करना है। विधानार्थक वाक्य और यहाँ पे ये सुंदर बागीचा है प्रश्नार्थक वाक्य, मतलब कि इसको प्रश्न में कन्वर्ट करना है और इसको विधानार्थक वाक्य में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो मेरे पास है पूरा ग्रामर लिखा हुआ, अगर आपको चाहिए तो फिर कमेंट करो, मैं आपको उसकी वीडियो बना के समझा के मतलब कि वीडियो के साथ साथ समझा के एक्सप्लेन करके फिर अपलोड करती हूँ। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। तो ये वाक्य में कुछ मिस्टेक्स होंगी, उसको शुद्ध करके यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। ये पेज नंबर 8 कंप्लीट हुआ। 9 पे चलो। तो अब यहाँ पे देखो पेज नंबर 9 लेखन विभाग स्टार्ट होता है आपका। प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पे पत्र लेखन होता है। 2 टाइप के पत्र आपको यहाँ पे
होते हैं कुछ जो आपको इजी लगे, दोनों में से कोई एक पत्र आप यहाँ पे कर लेना। पत्र लेखन नहीं आता तो कमेंट करो, पत्र लेखन बताती हूँ मैं कैसे लिखना है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश पढ़ के ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए। ये बहुत ईजी होता है, प्रश्न तैयार करना होता है। अगर देखो आपको राइटिंग स्किल का सेक्शन टफ जाता है ना, विभाग 5 ये, तो मुझे कमेंट करो आपका पेपर कब है, डेट भी कमेंट करना। और अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट करो, मैं पूरा राइटिंग स्किल आपको जो है वो लिख। तो बच्चों फिर मैं आपको इसका सारा कुछ लिख के मैं आपको इजी इजी ट्रिक बता के पूरा एक राइटिंग स्किल के सेक्शन की एक वीडियो बना देती हूँ। इसमें आपको प्रश्न कैसे बनाना होता है पता है ना। भागिनी निवेदिता एक विदेशी महिला थी, तो आप कैसे प्रश्न बना सकते हो, भागिनी निवेदिता कौन थी और प्रश्न चिन्ह। ऐसे छोटे छोटे 4 प्रश्न बनाना है, लेकिन 5 से 6 बनाओ, अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे वृत्तांत लेखन है, ये कंपलसरी है। फिर ये 5 मार्क्स के लिए वृत्तांत लेखन है, या उसको अथवा में देखते हैं प्रश्न हम। अभी हमारा लास्ट पेज है वृत्तांत लेखन को अथवा यहाँ पे कथा लेखन है। देखो तो वृत्तांत लेखन और कथा लेखन में आपको जो इजी लगे वो आप कर लेना, दोनों में से। फिर उसके बाद निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 60 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो विज्ञापन करो, मैंने विज्ञापन की एक मराठी के विज्ञापन की वीडियो अपलोड किया, आप उसको देख सकते हो, आपको इसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, वैसे ही करना है। तो ये विज्ञापन मतलब जाहिरात लेखन जो होता है ना, वो आपको बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो 7 मार्क्स के लिए ई वाला प्रश्न 7 मार्क्स के लिए। तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 या 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो निबंध देखो ऐतिहासिक स्थल की सैर, या फिर एक किसान की आत्मकथा और दूरदर्शन, तीनों में से किसी एक पे आपको निबंध लिखना है। अब ये 7 मार्क्स के लिए, तो 7 मार्क्स मतलब बच्चों आपको जो है 2 पेजेस लिखने पड़ेंगे। 5 मार्क्स के लिए रहा तो आप 1.5 पेज तक लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए ये पूरा पेपर का पैटर्न पेपर, और ये 2026 का ये पेपर है। अब इसकी प्रैक्टिस करो, पेपर अच्छा ही जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पेपर कौन सा है और डेट भी कौन सी है वो कमेंट करके बताना। बाय बाय बच्चों।